बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है ना, ठीक है। तो नियर बाई खत्म हो चुका है बेसिक वाला, इसमें अब अपने पास कुछ क्वालिटी इक्वेशंस पावर्स को लेकर के और उनके ऊपर बात करें ना। तो आज थोड़ी सी अच्छी बातें कर लेते हैं आज फिर से, मज़ेदार चीज़ें भाई है। तो अगर अभी से थोड़ा सब कुछ स्टार्ट कर दिया घबरा जाएंगे क्या ही। तो आज अपनी क्लास के अंदर जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो कुछ ब्रांच का ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें कि आपने अक्सर सुना होगा 9th 10th क्लास से जैसे बाहर आए हुए ना 10th क्लास में, तो आपने कोई बीटेक बंदा देखा है क्या कभी? कोई आपका भाई बहन बीटेक कर रहा हो, बीटेक जानते हो क्या होती है? इंजीनियरिंग जानते हो क्या होती है? कर रहा है क्या किसी के परिवार में? नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, बड़ी दुख की कहानी है कि आपके परिवार में कोई नहीं कर रहा। तो एक बार बीटेक का इंजीनियरिंग का क्रेज चला था नियर बाई 2014 के पार आसपास, 2014 के अंदर, ठीक है ना। उस समय इतने बीटेक हो गए थे कि पता नहीं जिससे भी पूछो वही बीटेक था, ठीक है। 12th क्लास के बाद तुरंत बीटेक होती है, ठीक है। जैसे आपका आईआईटी होता है, आईआईटी में तो वही आती है ना बीटेक की तुम्हारी, ठीक है ना, उसमें भी इंजीनियरिंग होती है। अब बात इतना सा डिफरेंस होता है कि भाई वो बंदे जिनका आईआईटी नहीं मिलता वो कहीं प्राइवेट कॉलेज से करके आते हैं, आईआईटी का अपना खुद का रैंको है ही, है ना, क्योंकि वहाँ से कोई बंदा निकल रहा है तो मतलब एक क्रीम करके ही एकदम क्रीम बंदा निकलेगा वहाँ से आईआईटी से, ठीक है। जिनका एडमिशन नहीं हो पाता यहाँ तो वो किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर कर लेता है, एडमिशन ले लेता है। उसमें कुछ ब्रांचेज चलती हैं। आपने सुना होगा कि मैंने तो बीटेक कहाँ से की, सर किस उससे की, ट्रेड से की, तो कहता मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से की, कोई कहता मैंने मैकेनिक्स से की, कोई कहता है मैंने ऑप्टिक्स से की। तो अलग अलग ब्रांचेज हमारे इसके अंदर चलती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज है बेटा, क्लियर है। तो उन ब्रांचेज के बारे में थोड़ी सी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि आपका अपना खुद का इंटरेस्ट देखना है कि जिस दिन आईआईटी आपका क्लियर होगा उस दिन आपको अपनी ब्रांच भी चुननी पड़ेगी कि मेरे को किस ब्रांच से कैसे क्या अपना फ्यूचर बनाना है। अब किसी का कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता है वो कंप्यूटर ब्रांच में चला जाता है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह के बारे में सारी ज़िंदगी पढ़ेगा। किसी का मैकेनिक्स में होता है तो मैकेनिक्स में देखा होगा आपने कि नई नई कार आपके लिए आती है लॉन्च होके, नहीं आती क्या, नई नई गाड़ियाँ आती हैं, इसमें आप जाते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, उसमें नए नए फीचर्स बताते हैं, इसमें तो ये फीचर है सर, इसमें तो ये है, इसमें आपको एसी मिलती है, इसमें आपको इतनी पावर का इंजन मिलता है। वो सब चीज़ें कौन क्रिएट कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर? हमारे इंजीनियर्स ही कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि ना? तो सभी अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपनी अपनी ब्रांच के अंदर वो चले जाते हैं। तो उन्हीं ब्रांचों में कुछ है, ठीक है। तो आज के लिए फिर एक थॉट छोटा सा आप लोगों के लिए है कि जो किसी के फैन है, मतलब आपके एज के अंदर जैसे कि बहुत मानते हैं, है ना, मैं तो सलमान खान का फैन हूँ, है ना, ये फोटो वगैरह लगा के रखते हैं, ऐसा मतलब मेरे टाइम में तो बहुत था ऐसा, है ना। 2014-15 के अंदर इतना नेट नहीं था, तो मैं कहीं के घर में जाता, दोस्तों के घर में, है ना, तो अपने घर में ना सलमान खान की फोटो लगा ली, दीपिका पादुकोण की लगा ली, मतलब लगा के रखते। मैंने यार मतलब क्या है ये, है ना, मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ, ये मेरा आइडियल पर्सन है। क्या आइडियल पर्सन क्या होता है ये सब चीज़, ठीक है। तो सारे दिन ऐसे लोग जो मूवी देखे जा रहे हैं, है ना, लेकिन आप जब इन एक्टर्स की जिनको हम हीरो मानते हैं, जब आप उनकी लाइफ के अंदर एंटर करोगे ना बेटा, उनको से पूछो कि तुमने जो अभी मूवी लॉन्च की है, अभी जो मूवी आपने आई है आपके पास, सारी पब्लिक यहाँ थिएटर में चली जाती है, यार सभी ऑल इंडिया की बात हो रही है, सभी थिएटर के अंदर चले जाते हैं कि अरे कल वो मूवी लगने वाली, सभी चले गए थिएटर के अंदर, 3 घंटे आराम से एंजॉय किया, उसके बाद बाहर उसका फीडबैक देते हैं कि यार अच्छी नहीं थी, उसने ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लेकिन जिसने वो मूवी बनाई, जिसमें वो हीरो है, उसको नहीं पता कि वो मूवी कैसी बनी, उसके पास 2 घंटे बैठ के उस मूवी को देखने का टाइम नहीं है। रियलिटी तो ये, आप उनकी एक बार बायोग्राफी देखना उन लोगों की, उनको ये नहीं पता, वो एक बोल रहे अपनी बायोग्राफी के अंदर मैंने कभी मूवी देखी ही नहीं, मेरा काम बनाने का है बस। उन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है वो बैठ करके टीवी देखे,
और जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो आज अच्छा किस पोस्ट पे पता है कि आपको करोड़ों रुपए उनकी इनकम होती है। जो लोग टीवी देख रहे हैं, जिन लोगों को पसंद कर रहे हैं, उनके पास रुपया नहीं है, वो बस पसंद ही किए जा रहे हैं। उनके पसंद से ना पसंद से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। नहीं आई बात समझ? बहुत सारे मैं तो उस हीरो को पसंद करता हूँ। अब हीरो को नहीं पता कि वो कौन से देश का कौन से उस स्टेट का है बंदा, उसको पता ही नहीं, वो उसके प्यार में पागल हो जा रहा है। तो ये चीज़ें होती है जिनके आप फैन बने घूमते हैं ना जिनका, तो फैन आप सिर्फ अपने फील्ड की चीज़ों के बारे में बने। या आप अब अगर आप साइंस में आए तो अपने साइंस के अंदर किन साइंटिस्टों ने क्या किया, क्या बलिदान दिया उन लोगों ने, कैसे कैसे उन्होंने रिसर्च की, उन चीज़ों के बारे में सर्च करना स्टार्ट करो। दिमाग अब्जॉर्ब नहीं करेगी ये चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं करेगा बहुत जल्दी से, लेकिन आपको ये हैबिट्स अपने डे टू डे लाइफ के अंदर डालनी पड़ेगी। आपको किसी इंस्टा के ऊपर स्टोरी देखने से अच्छा है कि आप किसी साइंटिस्ट की स्टोरी देखिए, खुद सर्च करना पड़ेगा। दिमाग नहीं मांगेगा, ये बोर होगा कि नहीं ये नहीं देखना यार, मेरे को वहाँ जाना है, वहाँ पे शॉर्ट देखने आराम से मस्त टाइम पास की हंसी भी, दिमाग की खुश, सब कुछ खुश। तो ये समझ जाओ जिस चीज़ में आपको स्वाद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, उस चीज़ को करने में, तो मतलब वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ख़राब करने वाली है। अब मिठाई अच्छी लगती है ना, मिठाई सभी को अच्छी लगती है, और जो कड़वी चीज़ होती है वो अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती ना। क्यों नहीं लगती? और कड़वी चीज़ हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। सुबह सुबह नीम की जो गोबल आती है, जानते हैं क्या? छोटी कच्ची कच्ची आती है, उनको खाएं, कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और डेली मिठाई खाएं, या तो शुगर के पेशेंट बन जाओगे या कुछ ना कुछ और हो जाएगा। नहीं, शुगर तो जरूरी हो जाएगा अगर डेली डेली खाएं। मज़ा आ रहा है ना आराम से, कोई पेन भी नहीं और अच्छा मज़ा है उसको, लेकिन ख़त्म तो हो गए। और डेली उस गोबल की, उस पेड़ की, नीम की टहनी की, उस कच्ची गोबल को अगर आप खाते हैं तो सारी ज़िंदगी में हष्ट-पुष्ट रहेंगे और कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे, आराम से भी होंगे। तो दिमाग जहाँ आपका ये मांगे कि मेरे को तो आसानी चाहिए, कंफर्ट जोन में जाना चाहता है हमेशा, कंफर्ट जोन। मैंने देखा होगा आपके ग्रुप में 3 बजे मैंने वीडियो भी वो करके डाल दी। क्यों? जागने की एज क्या है, जगने की एज क्या है? यही तो है। आज हम उस एज के अंदर, जिस एज में हमें जगना चाहिए, पढ़ना चाहिए घंटों बैठ करके। अब जरूरी नहीं होता है कि मैं ये कहता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े ना, अच्छी बुक्स पढ़े, कोई भी पढ़े। फिजिक्स केमिस्ट्री से मन भर गया, अच्छी बुक आजकल ऑनलाइन ऑर्डर करो, किसी भी साइंटिस्ट की बायोग्राफी ऑर्डर करो, आराम से बैठ को पढ़ने का। बात होती है पढ़ के पढ़ना, नॉलेज को गेन करो। इस एज के अंदर हम सोए जा रहे हैं, घंटों घंटों सोए जा रहे हैं। 9-9, 10-10, कई ऐसे जानवर भी हैं जिनको 15 घंटे सोने के बाद भी नींद पूरी नहीं हो रही, पड़े हैं ऐसे बेड के ऊपर। तो कृपया करके ऐसी जिंदगी, मतलब ये आपके पास 4 से 5 साल मिली, 2 साल ये मिली आपको IIT लिखने के लिए, फिर कहीं ना कहीं रिपीट लिख रहे होंगे, फिर कहीं ना कहीं घर बैठे होंगे। अगर नहीं टाइम टेबल के अनुसार आप नहीं चले तो टाइम के अनुसार नहीं चले तो इतना ही है ना। फिर आपकी एज अगर 28 साल हो जाती है, तो जब तक आप IIT करके आएंगे 25-26 साल के तो ऐसे हो जाएंगे, है ना। कोई 22-24 का हो जाएगा, कोई 25 का हो जाएगा, ऐसे करके आप आएंगे। जॉब करने लगेंगे तब तक आप आराम से 29-30। फिर उसके बाद शरीर काम नहीं करता है 30 साल के बाद, है ना। 30 साल के बाद तो कहीं दर्द होने में दर्द होने लग गया, कहीं पैरों में दर्द होने लग गया, शरीर काम करना छोड़ देता है। ये जितना स्ट्रगल आप इस एज में कर सकते हो ना, वो क्या है कि ये आपकी जो एज है 18 साल, इसमें अगर तूफान आ जाए ना तो तूफान को मोड़ सकती है। ये वो एज है। बुढ़ापे में क्या करना है? अब आपके दादाजी हैं, क्या करते हैं भाई? पढ़ाई करते हैं क्या? कोई टारगेट है क्या उनकी लाइफ में कि मेरे को ये अचीव करना है क्या? सो भाई आराम से सारे दिन, लेकिन सोता है क्या वो? अब नींद नहीं आती। ये भगवान का एक थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस है। जिस समय हमें पढ़ना होता है, लाइफ में स्ट्रगल करना होता है, तो उस समय हमें नींद आती है। इस एज में कितना सो लो, जो 3 दिन लगातार सो जाओ, है ना, इतनी नींद आती है इस एज में।
लेकिन बुढ़ापे के अंदर जिनके पास कोई काम नहीं है, बूढ़ी दादी के पास, बूढ़े दादा के पास, वो सोते ही नहीं है। वो कहते हैं बेटा मेरे को तो नींद ही नहीं आती, नींद की गोली दे तब थोड़ी देर सो पाऊंगी। तो इसी एक जवानी का, एक इस एज का एक आपको एक बहुत अच्छा टाइम मिला है, इसको सो करके ना गवाएं, क्योंकि भगवान ने लिमिटेड टाइम पीरियड आपकी लाइफ में देके भेजा है। कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 साल जिएगा, जिसमें से आप 16-17 साल तो जी चुके हो, कुछ बचा है, और कुछ में भी कितना बचा है, कोई 5-6 साल। इसमें सो लो या उधर इधर की बातें भी कर लो, वो भी करनी है, सोना भी है और टारगेट भी अचीव कर लो, ठीक है। तो किसी के फैन फॉलोइंग के अंदर विश्वास मत करो, है ना। अपनी खुद की फैन फॉलोइंग की, कल आने वाली जनरेशन आपसे पीछे, वो लोग आपके फैन, अरे यार वो दीदी थी, या आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड महसूस करें कि हमने जिस बच्चे को जन्म दिया, जिस लड़की को जन्म दिया, उन्होंने हमारे जन्म देना पूरा सक्सेस कर दिया। ऐसा पड़ोसी भी गई, भाई आपका बच्चा बड़ा जैन हो गया, बात समझ में आई। हाँ, तो फैन फॉलोइंग किसी के ना बनाए, उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। जिनका आप किसी को खुद के फैन बनाते हो, है ना, आप मेरा फैन तो ये है, तो आपका फैन कोई नहीं बनेगा। अब जितने भी मूवी देखने जाते हैं, उनके कोई फैन होते हैं, है ना। कोई कहता है कि भाई साहब वो मूवी देखने गया, मैं उसका फैन हूँ, है क्या किसी को? ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, कुछ नए बच्चे भी ऐड हो चुके हैं कि डिसिप्लिन के अंदर आप रहें, डेली का काम डेली करें। कितनी चीज़ें इजी पढ़ा करके यहाँ से भेजा जाए, कितनी हार्ड भेजा जाए, ठीक है। हार्ड कोई चीज़ होती नहीं है इस दुनिया के अंदर, हर चीज़ आपको इजी तरीके से, सिर्फ अभी आप मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चले, आपको पूरी फिजिक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप विश्वास करें। अगर आप क्लास बंक करके इधर उधर की बातें करके अगर आप जाते हैं, तो देखो मैं आपके साथ नहीं चल सकता, आप मेरे साथ नहीं चल सकते, कि मैं तो चलना ही है मेरे को। मैं तो आज भी ऐसे ही पढ़ा रहूँगा, और जिस दिन जाकर के जनवरी या फरवरी के अंदर आप कहूँगा कि बेटा मेरा सिलेबस कंप्लीट, इसी बोर्ड पे ही कहूँगा कि बेटा सिलेबस कंप्लीट +1। अब कुछ बच्चे तो उसमें क्या रहेंगे कि जिनका सिलेबस कंप्लीट मिलेगा मेरे साथ, कुछ ऐसे रहेंगे जिनका बैकलॉग तैयार हो चुका होगा, उनको ये नहीं पता सर क्या चल रहा है क्लास में। और फिजिक्स के अंदर बेटा चेन जुड़ी हुई है, फर्स्ट चेन, फिर दूसरी, उसमें तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। अगर एक चैन आपको समझ में नहीं आई, इट मीन्स सबसे फर्स्ट यूनिट हमारा जैसे बेसिक से चल रहा है, बेसिक जिसका छूट गया, तो मान लो कि उसने 10th में अगर पढ़ा होगा, तो संभाल लेगा कहाँ से? वेक्टर से। अगर वेक्टर को छोड़ दिए तो पहली बात तो उसको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। फिर हमारी स्टार्ट हो जाएगी यूएनडी, जो मात्र 8 या 9 क्लास उसके ऊपर आएंगी। यूएनडी अगर आपको समझ में नहीं आई, वहाँ डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे, यूनिट बनाना पढ़ेंगे, मतलब पूरी +2 का, पूरी +1 पूरी +2, एक यूएनडी फर्स्ट यूनिट ऐसी है +1 के अंदर जो पूरा घुमा देती है, पूरे +1 में पूरी +2। आप देखोगे यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर सारे फॉर्मूले हैं पहले पेज के ऊपर ही बुक में, सारे फॉर्मूले पूरी +1 के पूरी +2 के। लेकिन वो चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते चले, वहाँ से मैं बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट, कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कैसे डायमेंशनल फॉर्मूले बनाए जाते हैं, कौन सी इक्वेशन हमारे लिए सही। अब कोई भी आपको इक्वेशन दे दी गई, जैसे कि आपने मोशन की इक्वेशन पढ़ी है क्या? मोशन की इक्वेशन पढ़ी है क्या? अरे पढ़ी है कि नहीं? बोलो ना, आंसर तो दो यार। मोशन की इक्वेशंस 9th क्लास में पढ़ी है क्या? नाम बता देता हूँ, v = u + at पढ़ी है क्या? या s = 1/2 आगे आप at का स्क्वायर पढ़ी तो है, लेकिन कब अप्लीकेबल है ये, क्या ये डायमेंशनली सही है कि नहीं है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। नहीं आई बात समझ? तो अपने पास आप फिजिक्स के अंदर कुछ ब्रांचेज आ जाती हैं, जिन ब्रांच के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी बंदा, अब आपसे कोई भी अनपढ़ आदमी बाहर अगर पूछ ले कि इस ब्रांच में क्या होता है, या आप किसी के रिश्तेदार के घर में जाए और पूछ ले कि मेरा बेटा है ना क्या कर रहा है, बीटेक कर रहा है, आप पूछ ले किस ट्रेड से कर रहा है, किस ब्रांच से कर रहा है,
अगर वो बोल दे तो आप अपने पेरेंट्स को भी समझ जा पाए कि हाँ इस ब्रांच में ऐसा ऐसा वो करता है। तो बात समझ में आई, क्लियर है? तो कुछ ब्रांचेज हमारे फिजिक्स के अंदर है, जैसे फर्स्ट मैकेनिक्स, जिसके अंदर मशीनरी के बारे में हम स्टडी करते हैं। ओवरव्यू दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नीज्म, एटॉमिक फिजिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडाइनामिक्स, साउंड, न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स, जियोफिजिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स। बात समझ में? चलो वन बाय वन देखते हैं कि इस दुनिया में होता क्या क्या है। अब हमारे पास सबसे जो पहली ब्रांच इसके अंदर आती है वो क्या है बेटा? मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के अंदर होता क्या क्या है? पूरी +1 मैकेनिक्स के ऊपर है। यहाँ मैकेनिक्स जो है ये एक बहुत मतलब खतरनाक पार्ट है। मैं ये बोलता हूँ कि इसको +1 में ना पढ़ा करके +2 में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है, बोर्ड की क्लास होती है 12th क्लास, थोड़ा सा सीरियस हो जाता है लाइफ को लेकर के, ठीक है, और वो हाँ +2 के सिलेबस को बहुत ध्यान से भी पढ़ता है। लेकिन जो हार्ड कोर है उसको +1 में डाल दिया गया, क्या ही कर सकते हैं, वो अपने हाथ में नहीं है। तो जो मेन कोर जो है फिजिक्स का वो मैकेनिक्स है, जो आप +1 में पढ़ोगे, और +1 में बच्चा हल्के में लेके जाता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, चाहिए आप इंटरव्यू में बैठ जाओ, किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको +1 से देखने को मिलेंगे। यहाँ से इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी बन सकती है कि आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। कितनी हार्ड प्रॉब्लम बना लो और कितनी ईजी प्रॉब्लम बना लो, इसका कोई लेवल नहीं मैकेनिक्स। बात समझ? जैसे एनएलएम वगैरह पढ़ेंगे, आप पुली प्रॉब्लम पढ़ेंगे, 1 पुली 2 पुली, उसने 5 लगा दी, कर लो, क्या करोगे? दिवांश किसी ने 10 लगा दी, लो करो, क्या करोगे? तो इसका हार्डनेस का कोई लेवल नहीं, कितना भी बना सकता, हार्ड से हार्ड क्यों ढूंढोगे, लेकिन लेवल आईआईटी आपका लेवल दे करके, हाँ बच्चे कहाँ तक है, आपके पास तो वही आएगा। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल हार्ड बनने को भी बहुत बन सकता है। क्लियर है? सिर्फ हमें मेथड्स के सीखने के ऊपर ध्यान रखना है, मेथड्स को ध्यान रखना है कि किस तरीके से उन मेथड्स को अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से वो मेथड अप्लीकेबल है और कब अप्लीकेबल है। अब मोशन की इक्वेशन आप सभी को पता है कि वो कब लगती है, मतलब मोशन की इक्वेशन क्या है वो सभी को पता है, लेकिन वो किस किस कंडीशन में अप्लीकेबल है वो नहीं पता। बात समझ में आ रही है कि ना? मोशन की इक्वेशन मैंने बताई, आपने हाँ किया, हाँ सर हमें भी पता है, लेकिन किस कंडीशन में अप्लीकेबल है उस कंडीशन का पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन कब अप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसी को कहते हैं मेथड। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है कि ना? स्माइल करते रहो या कोई भी, क्या ही हो गया यार। तो मैकेनिक्स जिसमें आप मशीनरी के बारे में पढ़ते हैं, जेसीबी जानते हो? जेसीबी क्या होती है? क्रेन जानते हो? क्रेन नहीं जानते? जानते हो? अब इंडिया वाले लोग तो बड़े फ्री होते हैं, बहुत फ्री टाइम, अगर बाहर क्रेन चल रही तो जाके चेयर उठा के बाहर दरवाजे में जाके बैठ जाएंगे, यहाँ क्रेन देख रहे कैसे कैसे कर रहा है। तो इंडिया के वालों के पास बहुत टाइम। मैं देखा होगा किसी का घर अगर रोड पे ऑन रोड तो बाहर बैठ जाएंगे, टाइम पास नहीं हो रहा तो बाहर चेयर डाल के बैठ गए, फिर देख रहे हैं कि एक बाइक इधर गई, एक इधर गई, एक गाड़ी गई, उसको देख रहे हैं ऐसे ऐसे। ऐसा कौन कौन करता है क्या तुम में से कोई? मतलब बिजी लोग हो क्या आप लोग? तो ये किसकी ब्रांच है बेटा? किसकी ब्रांच है? एक फिजिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स की इसकी ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है, जिसके अंदर हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में बेटा? मोशन एंड सब्जेक्टेड टू ए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। हम पढ़ेंगे ना कि एक ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितनी उसकी वेलोसिटी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, कितना उसके ऊपर फोर्स लगा, ये सब डाटा हमारा स्टार्ट होने वाला है काइनेमेटिक्स में। जो +1 की सेकंड यूनिट आ जाएगी आपके पास काइनेमेटिक्स, उसमें यही जानेंगे विदाउट कॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में, कि हम उसमें रीजन नहीं जानेंगे काइनेमेटिक्स में कि किसी पार्टिकल ने या किसी कार ने स्टेट मोशन किया तो क्यों किया, ये नहीं बताएगा, ये बता देगा कि इसने स्टेट मोशन किया तो इसकी वेलोसिटी बताओ, इसका एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है ना, इस पर कितना फोर्स लगा ये बताओ, ये सब डाटा वहाँ से हम निकालते हैं। क्लियर है कि नहीं यार? हर चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं? हाँ ना तो बोल दो यार, जोर से बोल दो यार, आलस से उठ जाए तुम्हारा।
तो इसके अंदर हम यही पढ़ते हैं कि किस किस कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो काइनामेटिक्स ये नहीं बताएगी कि क्यों कर रहा है, लेकिन उसके बाद काइनामेटिक्स का डायनामिक पार्ट पढ़ेंगे तो वो बताएगा कि सर्कल में क्यों रिवॉल्व कर रहा है। एनएलएम, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व करता है तो उसके पास कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं, कौन कौन सा फ्रिक्शन लगता है, क्या क्या होता है, वो सब डाटा पढ़ते हैं आराम बात समझ में आई क्या, शांति बना के रखें। तो ये मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स से समझ जाओगे ना कि अगर आपने मैकेनिक्स की ब्रांच में गए तो आप किस किस चीज़ के ऊपर स्टडी करने वाले हो, क्या बनने वाले हो, बात समझ में। तो किसी मशीनरी का उसके वेलोसिटी निकालना, उसका इंजन कितना पावरफुल है, वो सब चीज़ें आप वहाँ पे स्टडी करते हो। क्लियर है कि नहीं, वाइज में समझ में आएगी मैकेनिक्स की ब्रांच में क्या होता है इस दुनिया में। सिर्फ अब एक से ज़्यादा ब्रांच में तो नहीं जा सकते ना, बन तो एक इंसान कुछ एक ही पोस्ट पे जा सकते हो, या तो IITN बन जाओ, या IAS IPS बन जाओ, IAS बन जाओ, या IPS बन जाओ, या चपरासी बन जाओ, या मजदूर बन जाओ। जिंदगी में तो बन एक ही चीज़ है, ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ें आप हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान एक जगह लगाओ, पूरा फोकस, अलग अलग ध्यान मत भटकाओ कि कल आके पड़ोसियों ने कह दिया कि बेटा तू तो एयरफोर्स में चला जा, तो चलो IIT छोड़ दे एयरफोर्स में चलते है ना। फिर आके किसी ने कह दिया कि बेटा NDA बहुत अच्छी चीज़ है, और लेफ्टिनेंट आए उसके अंदर बैठता है इसी रूम में, चलो एयरफोर्स को छोड़ते लेफ्टिनेंट बनते। इतना टाइम नहीं अब लाइफ के अंदर, एक ही बनो, डिसाइड करो ये बनना है, फिर बाद में जाए दुनिया, फिर उसी के लिए जोर लगा। तो इस मैकेनिक्स के अंदर ऐसा होता है। ये हमारी 12th की फर्स्ट यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे पहली ब्रांच उसकी, इलेक्ट्रिक, और सेकंड यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करने लग जाएंगे। चार्ज के ऊपर बात कर लेंगे, एटम मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात कर लेंगे 12th क्लास के अंदर जैसे घुसेंगे, क्योंकि +1 के अंदर हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिन चीज़ों को हम अपनी नगन आँखों से देख सकते हैं। किन आँखों से? नगन आँखों से। कार का चलना देख सकते हो ना, प्लैनेट्स का मोशन, केपलर्स लॉ पढ़े हैं क्या? हाँ, कितने लॉ हैं केपलर्स के? 3 लॉ हैं। तो हम पूरी +1 के अंदर वो चीज़ें पढ़ेंगे जिनको हम नगन आँखों से देख सकते हैं। एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आ रही है क्या? और जैसे ही 12th क्लास में जाएंगे तो हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन देख सकते हो क्या? नहीं। और जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो चीज़ें हमें सोल्व करने में इजी पड़ती हैं, और जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं अच्छे से, उन चीज़ों को सोल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बात समझ में? कि पूरी +1 में आपको फील लेनी पड़ेगी, वो हम दिलाएंगे कि कैसे आए लेनी पड़ती है फील। बात समझ में? आपको रियल सिचुएशंस में जाना पड़ेगा। अब कहा कि एक इंसान है, कोई बबलू नाम का लड़का, वो दौड़ रहा है बारिश के अंदर। प्रॉब्लम देखना कैसी कैसी आती है, जब ब्रेन में प्रॉब्लम्स वगैरह पढ़ेंगे तब +1 में। कोई लड़का है वो दौड़ रहा है बबलू नाम का, साथ उसके कबूतर भी उड़ रहा है। कबूतर जानते हो ना, उड़ता है कि नहीं उड़ता? उड़ता है, चलो बताते हैं यार। तो कबूतर भी उड़ रहा है। अब बबलू ने देखा कबूतर को, तो बताओ कि कबूतर की कितनी स्पीड है। अब आपको एक जगह, या तो बबलू की जगह जाके सोचो या कबूतर की जगह जाके सोचो, वो सिचुएशन बताएंगे किसकी जगह आपको सोचना पड़ता है। लेकिन रियल लाइफ के अंदर आपको जाना पड़ेगा उसमें, या तो कबूतर की, अब किसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में पूछी है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे फिजिक्स +1 की हार्ड क्यों लगती है बच्चों को? इसलिए कि वो अपनी उनकी माइंड थिंकिंग, जो सोचने की जो क्षमता है ना रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को, वो सोच ही नहीं पाती। और हर न्यूमेरिकल के साथ आप लोगों की सोच को डेवलप करते हैं कि बेटा इस एंगल से सोचो, इस एंगल से सोचो, लेकिन बच्चा घर जाके सोच ही नहीं रहा है, तो सोचने की क्षमता कैसे बढ़ेगी? भाई आपको यदि आपका शरीर पावरफुल बनाना है तो बेड पे सोते सोते बन जाएगा क्या यार? अरे जिम जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, डेली वेट उठाना पड़ेगा कि ना, तभी तो स्ट्रॉन्ग बनोगे ना यार। और जब आप अपने माइंड से सोचने का ही कार्य नहीं कर रहे, कि सर ने इस न्यूमेरिकल के बारे में ऐसे सोचने के लिए बताया था, आप सोच ही नहीं रहे, तो माइंड की एक्सरसाइज हुई ही नहीं, तो फिर कैसे सोच पाओगे? तो इसलिए माइंड की एक्सरसाइज करते हैं। तो ये भी एक ब्रांच है हमारी फिजिक्स की, जिसके अंदर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सप्लाई, जिसका आप मजा भी ले रहे हो, फैन के नीचे बैठे हुए। अगर ये ब्रांच नहीं होती तो आज लाइट नहीं होती क्या? नहीं। बात समझ में? किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या होती है, प्रोटॉन्स की स्पीड क्या होती है, एक
एवरेज वेलोसिटी इनकी निकालते हैं, वो क्या क्या मेथड है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि फिजिक्स क्या है, एक हिडन पावर है जो हमारी ऑलरेडी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, सिर्फ आपको तो उस पर प्रकाश डालना कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही, और आपको नई रिसर्च नहीं करनी है। नई रिसर्च करने के लिए IIT आपको बुला लेगी वहाँ, अभी तो सिर्फ रट्टे मारो, चीज़ों को समझो, इतना समझो, कुछ नया एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने वाले बता गए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता गए। तो और ये साइंटिस्ट लोग बता गए इन सब चीज़ों के बारे में, हमें तो सिर्फ इनको समझना है और इनकी प्रॉब्लम सोल्व करनी है, और हमें IIT में जाना है, बस आगे दिमाग ना लगाना कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो बता गए। इलेक्ट्रॉन से नीचे भी छोटा चार्ज बता गए, है ना, म्यूजॉन वगैरह बता गए कि अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, पता है किसी को? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब इतने चार्ज से भी हाफ चार्ज की चार्ज पार्टिकल्स हमने खोज ली, भड़क नहीं लेनी। जो बताया ये फॉर्मूला याद कर लो तो कर लो, तब इस पर न्यूमेरिकल इस तरीके से आएगा तो आएगा, मेथड याद रखो, बस याद रखना, याद स्टोर करके। तो ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज के बारे में जानते, चार्ज क्या होता है, चार्ज का। अब आप लोग स्टेबिलिटी से बैठे हुए ना, किसकी हेल्प से? चार्ज की हेल्प से। मैं इस बोर्ड पे लिख पाता हूँ ना, चार्ज की हेल्प से। ये जादू नहीं करते थे कि आपके पास कोई भी एक कागज का टुकड़ा है इस तरीके से और उड़ना चाहिए, बस एक पेन दे देना भाई, इसको हेयर के साथ आपने रब किया तो आपने इसको अट्रैक्ट करवाया, देखा अट्रैक्ट क्या हो रहा है, जादू है ना, जादू ना भाई, चार्ज, ठीक है ना। अब चार्ज हम किसी बॉडी के अंदर किस तरीके से किस किस प्रकार से इंड्यूस कर सकते हैं, वो सब डाटा हम यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। पेन कॉपी के ऊपर लिख पा रहे हो ना, पेन से नोटबुक पे लिख पा रहे हो, तो किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। फोटो कॉपी लेके आते हो, निकलवा करके आओ, चार्ज किया है उससे। बहुत बड़ा रोल है। तो सिर्फ नज़रिया चेंज करना, आपके सोचने का देखने, वो धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, कोशिश जारी। दूसरा मैग्नीज्म आप पढ़ते हैं, मैग्नेट के बारे में देखा है? चुम्बक, कभी चुम्बक जानते हो? बचपन में खेला है क्या? गर्मियों की छुट्टियों के अंदर एक चुम्बक आगे रखा, एक पीछे रखा, पीछे वाले को चला रहे, आगे वाला चल रहा है। यदि उनके पोल दोनों के क्या है? सेम, अगर अपोजिट हो गए तो तुरंत पकड़ लेते, फिर हम उन दोनों को फिर अलग अलग करते थे उनके, फिर चलाते थे। क्या है क्या किसी ने? मैंने तो किया है, तो गर्मियों की छुट्टियों में तो किया, यही बचता था और क्या ही होता था, है ना। उस समय ज़्यादा फ़ोन वगैरह तो था नहीं, है ना, मैग्नेट ही थे। या फिर वो छोटे छोटे पत्थर ले आते और उनसे खेलते, फिर ऐसे उछाल उछाल, कैसा क्या है क्या किसी ने? खेल नहीं, ऐसे खेल नहीं खेले क्या? खेला लो यार थोड़ा, है ना। तो मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारी 12th की थर्ड यूनिट आएगी, मैग्नीज्म के बारे में जानना, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो इसके अंदर भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हो बहुत अच्छे से। तो आप पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास मैग्नेट जो था वो मटेरियल में था, ठीक है। आज पता है कि बड़े बड़े कंटेनर्स, कार, गाड़ियाँ उठा देते हैं हम, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक मैग्नेट की वजह से। नहीं उठा देते, हाँ। तो सब कौन रिसर्च कर रहा है? हमारी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बात समझ में आई? तो ये भी इसमें भी अच्छा है। एटॉमिक फिजिक्स, एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना, ठीक है ना। ये भी एटॉमिक फिजिक्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। अब आपके पास कोई भी मटेरियल है, आयरन है, ठीक है ना, उसके बारे में सर्च करना, उनकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, वो सब डाटा एक किसी भी मटेरियल के बाद, जितने अब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हो ना, इतने एलिमेंट्स वगैरह पढ़ते हो, तो कोई तो रिसर्च कर रहा होगा ना। अब हमने कंडक्टर्स रखे हैं, कंडक्टर जानते हो क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? कंडक्टर्स क्या होते हैं? बोल क्या बोल क्या होते हैं? गलत बोल रहे हो, सही करने के लिए मैं खड़ा हूं, बताओ क्या होते हैं कंडक्टर्स? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, बहुत बढ़िया शाबाश, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, वो कंडक्टर्स बोल दिया गया। नहीं, तो कंडक्टर्स के बारे में रिसर्च तो हुई होगी ना कभी, हमारे साइंटिस्टों ने क्या क्या उसके बारे में जाना, वो सब डाटा हम पढ़ते हैं, बात समझ में आ रही है?
तो एटम्स मॉलिक्यूल्स उनके बारे में सर्च किया कि कौन से जब कंडक्टर्स हैं तो उनके कौन से वैलेंस बैंड हैं, कौन से कंडेंसन बैंड, वो सब डाटा जाना, कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो सब पढ़ेंगे हम 12th क्लास के अंदर। एक एटम हमारे पास यूनिट है एटॉमिक फिजिक्स करके ना, तो ये इसमें भी अच्छा हुआ है ना, ऑप्शन है हमारे पास। ये देखो ऑप्टिक्स है ना, जिसके अंदर क्या आती है, लाइट आ जाती है, मिरर आ जाता है। मिरर देखा, सुबह सुबह उठते हैं मिरर देख के आते हो, फेस कितना सुंदर हो ना, कि एक बार और बाल ऐसे करके है ना, 2 मिनट मिले नहीं बालों को तुरंत। बालों को कौन अहमियत देता है, देता है कि कोई अहमियत नहीं देते, इंसान हो यार। तो मतलब क्या, मतलब खूबसूरत दिखना भगवान ने दी है खूबसूरत शक्ल, तो इसका मतलब कोई गुनाह है क्या, है ना, उसका सही यूज करो बस, है ना, खूबसूरती का। तो बालों के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना करें, है ना। मेरे एक वो था दोस्त, वो हमेशा मतलब उसकी नई नई कोई गर्लफ्रेंड बन गई गलती से, तो हमेशा ही कहाँ खड़ा रहता था, मिरर के सामने, कभी बालों को इधर करके देखता, कभी इधर करके देखता। तो बालों को ज़्यादा अहमियत ना दो, क्योंकि जितनी खूबसूरती को आप रखते हो खूबसूरत तरीके से, सोचो एक बार अगर ये खाने में आ जाए तो क्या खाना खा लोगे क्या है, खा लेते हैं क्या, बता दो कोई खा लेता हो, नहीं ना, खाने को छोड़ देते हैं। तो इतना खूबसूरत हो तो इसलिए कृपया करके उनको रखो, रखना जरूरी है ना, लेकिन टाइम वेस्ट हो। तो ऑप्टिक्स क्या है बेटा, इसके अंदर हम लेंस, मिरर, ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, मिरर के बारे में पढ़ते हैं। देखो मेकअप मिरर लगाता होगा, आता है ना, अक्सर वो, मैं एक शादी में गया था, उसमें पता नहीं, उसमें वो एक लेडीज के पास पर्स था इस तरीके से, उसको ऐसे खोला, फिर पता नहीं ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, क्या ही है इसके अंदर, तो देखा तो उसमें एक मिरर लगा हुआ था जिसमें उसका बड़ा सा फेस छोटा सा दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। तो कौन सा उसमें लेंस होता है, कन्वेक्स, कौन सा लेंस या मिरर कौन सा होता है, किस तरीके से उनको तैयार किया जाता है, उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, वो सब स्टडी यहाँ की जाती है ऑप्टिक्स के अंदर, है ना। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा बहुत आपने नाम सुने होंगे ना 9th 10th क्लास के अंदर। 9th क्लास में भी तो है ये, लेंस नहीं पढ़ के आए क्या, मिरर नहीं पढ़ के आए, उनकी इमेज नहीं पढ़ के आए ना। हाँ, कुछ मिरर ऐसे उनके पास चले जाओगे तो वो आपको बहुत बड़ा दिखा देते हैं, नहीं, शादियों में जो मिरर आते हैं, अगर शूज़ देखने की मेरे कैसे लग रहे हैं तो आप पीछे चले जाओ, तो जितनी डिस्टेंस पीछे जाओगे तो मिरर में भी इमेज पीछे चली जाती है। अरे नहीं आ रही क्या बात समझ में, है भाई। क्या नाम है बेटा, नए कौन कौन बच्चे आए हैं, क्या नाम है बेटा आपका, है बेटा मोहन, बहुत बढ़िया, कहाँ से आए हो, कुशल से आए हो, तो कहाँ से क्या सर मैं, कोई बात। और दूसरा क्या नाम बेटा, है बेटा, अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। समझ में आ रहा है, कुछ बातें समझ में आ रही है मेरी, क्लियर आ रही है, देख लेना फिर, ले एंजॉय करना। तो TIR वगैरह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो अच्छा है, इसमें भी फ्यूचर अच्छा है, तो इस ब्रांच में भी आप जा सकते हो जहाँ आपको अगर मज़ा आता हो। ये लो थर्मोडाइनमिक्स, जिसके अंदर हम हीट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। सन का टेम्परेचर भी तो मेजर कर रहे हो ना हमारे साइंटिस्ट, नहीं कर रहे क्या, है ना। तो थर्मोडाइनमिक्स में उनका इंटरेस्ट रहा होगा, है ना। इसकी भी ब्रांचेस बढ़ जाते हैं कि आप कहाँ का क्या क्या करते हैं, या रूम का टेम्परेचर भी कितना है वो भी सब स्टडी कर सकते हैं, तो आपको इस ब्रांच में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो thermodynamics is the branch of physics that study how energy change in a system, किसी सिस्टम की, सिस्टम जानते हो सिस्टम, ठीक है बेटा। तो किस तरीके से हम हीट वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फॉरेनहाइट वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ कन्वर्ट करना, फाइंड आउट करना, वो सब डाटा यहाँ पढ़ते हैं, ये भी +1 की यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाती है साउंड, ये भी +1 की यूनिट है, लास्ट, सबसे लास्ट सिलेबस की साउंड। अब साउंड आप सुन रहे होंगे ना, आप तक कैसे आ रही है ना, माइक लगा दिया, धीरे बोल रहा हूँ, फिर भी मैग्नीफाई होके आ रही है, आपके पास एम्पलीट्यूड बढ़ के आ रहा है, सभी बच्चे सुन पा रहे हैं आराम से, बात समझ में आ रही है क्या नहीं। तो साउंड कहाँ साउंड ट्रेवल कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती, वेव क्या होती है, वो सब डाटा चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो साउंड के बारे में
टाइप्स ऑफ मैटर सर, सॉलिड में साउंड कैसे ट्रैवल करती है, लिक्विड में कैसे करती है, गैस में कैसे ट्रैवल करती है, क्या इसको मीडियम की ही ज़रूरत होती है, नहीं होती है, विदाउट मीडियम ट्रैवल करती है कि नहीं करती, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है। नाम सुना है क्या कभी? अब पहली बार सुन रहे हो भाई? सुना है फ्रीक्वेंसी का नाम? वेवलेंथ वगैरह जानते हो? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? क्या वैसे व्हाट इज द वेवलेंथ? क्या होती है वेवलेंथ? क्या होती है वेवलेंथ? बता दो शाबाश, घबराओ मत, बताओ वेवलेंथ क्या होती है। अब जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा मतलब सर वो वेवलेंथ जो होती है वो रेड कलर की होती है। डेंजरस एरिया में देखा होगा ना, मतलब हम रेड कलर का यूज करते हैं डेंजर के लिए। क्यों करते हैं? कि ये कलर दूर से दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्या है इसमें ऐसा? क्या इसकी फ्रीक्वेंसी आई है, क्या इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, क्या है इसके पीछे रीज़न? वो रीज़न से जानते हैं, ठीक है। तो उन पे जाने से पहले मैं आपको बाई डिटेल एक एक चीज़ बताऊंगा कि बेटा फ्रीक्वेंसी ये होती है, बेटा वेवलेंथ ये होती है, तो आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि 9th क्लास की जो फिजिक्स है, जिसको आप हल्के में ऐसे ही छोड़ के आ गए, तो +1 को बहुत अच्छे से समझना कि टीचर हर छोटी छोटी बात ना बताए तो मैं बताऊँगा, नहीं पूछोगे तब भी बताऊँगा, ठीक है। तो 9th क्लास की फिजिक्स को थोड़ा थोड़ा रीड करना स्टार्ट कर दो। 9th पढ़ना मतलब 11th क्लास पढ़ना। छोटा लेवल वहाँ, बेस लेवल वहाँ, बड़ा लेवल 11th। 10th क्लास पढ़ना मतलब 12th क्लास पढ़ना, बता दिया। तो एक बुक 9th की रखो अपने पास, जो आपके पास होंगी। आप बर्फ खा गए, उसको खा गए क्या? पड़ोसियों को दे दी है? चलो किस किस के पास है? 1 2 3 4 5 6 7 7। जिसके पास नहीं है तो कृपया करके आप उसकी PDF डाउनलोड कर लें, NCERT पढ़ लें या कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ लें, ठीक है। और इसे पढ़ने की हैबिट डाल लें अभी से, ठीक है बेटा। तो ये साउंड है अपने पास। फिर इसके बाद क्या आ जाती है अपने पास? न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाती है। न्यूक्लियस के बारे में सुना है क्या? एक एटम होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? मम्मी पापा है क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके सराउंडिंग सेल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नहीं आई बात? तो उनके तो बारे में भी तो कोई रिसर्च कर रहा होगा, नहीं कर रहा है क्या? तो वो इसमें आती है। न्यूक्लियर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स द स्टडी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियर, ठीक है ना। एटम्स के बारे में जानते हैं आप, ठीक है। इस तरीके देखा होगा ना, जादुई शक्तियाँ, नहीं देखते हो क्या हॉरर मूवी वगैरह ऐसी चीज़? नहीं देखा होगा, बहुत अच्छी चीज़। तो ये अभी आपके पास एक पार्टिकल यूनिट और फिजिक्स और आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर स्टडी किसके बारे में किया जाता है? पार्टिकल्स के बारे में किया जाता है, अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स वगैरह ना। तो इसमें भी एक ब्रांच है, अच्छी खूबसूरत ब्रांच है, तो इसमें भी आप अपना इंटरेस्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स, जिसके अंदर क्या होता है बेटा? किन के बारे में जानना? सुना होगा ना कि कभी कभी न्यूज़ में क्या हमने वो प्लेनेट और जान लिया, अभी मून के ऊपर भी तो हम वो सर्च किया होगा हमारे साइंटिस्टों, प्लेनेट मून भी है ना। अलग अलग कितने वो है प्लेनेट्स, कितने प्लेनेट्स? 10 8 8। नाम पता है किसी को 8 के 8? तो इनको जारी रखने का कार्य किया गया। अभी हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में अभी भी नहीं जान पाए कि कितना इसमें प्लैनेट्स हैं, कितना सब कुछ है ना। अब भी आज भी रिसर्च जारी है, धीरे धीरे चल रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सब डाटा चला जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें भी अच्छा वो है। अगर आपकी इच्छा हो हम जाने कि कितने स्टार हैं, है ना, कितने प्लैनेट्स हैं, कितनी उनकी डिस्टेंस है, वो सब डाटा आप यहाँ से जान सकते हो। तो यहाँ पे भी आप जानकर अपना भविष्य बनाओ, आराम से मस्त जानो ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जियो फिजिक्स। अब जियो फिजिक्स के अंदर आप ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है क्या? अब सर हमने तो इतना पढ़ा है कि न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उस पे सर पे गिरा एक एप्पल और उसको आया गुस्सा, उसने बता दिया ग्रेविटी के बारे में। ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अब एक दिन क्या हुआ, मैं अपने फादर से बात कर रहा फोन के ऊपर, तो
पता नहीं क्या बात थोड़ी सी चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे साइंटिस्ट की कोई बात चल रही थी, तो उन्होंने दिया एग्जाम्पल न्यूटन का कि देखो वो भी एक वो था जिसके सर पे एप्पल गिरा और उसने इतना महान कार्य किया। मैं पापा रियलिटी में ऐसा हुआ ही नहीं, है ना। आप हमें बचपन में बताते थे तो हम मान लेते थे, लेकिन अब नहीं। तो फिर क्या हुआ था, मतलब रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट जगाने की चीज़ होती है कि जिससे बच्चे इंटरेस्ट दिखाया। 5th के बच्चे को क्या न्यूटन से लेना देना, अब उसको तो इंटरेस्ट एप्पल के उसके सर पे गिराने में इंटरेस्ट है कि उसका सर फूट जाए। अब वो सो तो तब है, लेकिन अपने को अब एप्पल नहीं गिराना यार। अगर अब भी एप्पल गिराते रहे ना तो बैंड बजा देगा आपकी फिजिक्स में। तो न्यूटन से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आ चुके थे बेटा, 3 से 4 साइंटिस्ट आ चुके थे जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में बता चुके थे, ठीक है ना। ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज़ हो, ठीक है, और वो तो एक स्टोरी है झूठी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको गलत पढ़ाई गई, गलत कहानियाँ सुनाई गई, जिनको करेक्ट किया जाता है 11th क्लास के अंदर, फिर करेक्ट किया जाता है 12th के अंदर। और जब आप बैचलर डिग्री IIT करने जाओगे तो पता चलेगा कि साला हम जो प्लस 1 2 में पढ़ के आ रहे हैं वो सारा ही गलत पढ़ के आ रहे हैं। जब मैं मास्टर डिग्री के अंदर गया, जब वहाँ पे फिजिक्स पढ़नी स्टार्ट की, तो सारे के सारे न्यूटन, आइंस्टीन वगैरह सब फेल हो चुके। इन्होंने सब बातें गलत बताई। बात समझ में आई क्या? उस दिन मैंने क्वेश्चन किया मेरे प्रोफेसर से कि सर तो फिर सब चीज़ें गलत ही हैं, तो फिर इनको प्लस 1 2 में पढ़ाया ही क्यों जाता है? ये सब फेलियर में आती हैं, इनकी थ्योरी वगैरह सब कुछ। बात समझ में आई क्या? हाँ, लेकिन इनको अभी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं लेके जाओगे तो आप ऊपर वाली चीज़ को, अगर आपको अब नीचे से आप आए हैं सीढ़ियों से आए हैं ना 1 by 1, क्या अगर आपको मैं लास्ट सीढ़ी की कहूँ कि लास्ट सीढ़ी सीधे आ जाओ ना बिल्डिंग आ जाओगे कि पहली सीढ़ी को चलना पड़ेगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सीढ़ी इनको पढ़ते जब फाइनल में पहुँचोगे तब पता चलेगा कि पीछे के तो सब फेल है ना, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा उस स्टेप तक। तो ऐसे ही जियो, हमारे पास जियो फिजिक्स है जो हमारे अर्थ के सेंटर में क्या हो रहा है, ग्रेविटी कितनी लग रही है, कैसे वहाँ की हॉटनेस कितनी है, वो सब चीज़ें हम ये जानते हैं। कहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है, कहाँ नहीं होती, वो सब चीज़ें यहाँ से जानते हैं। 1 भाई बस खत्म हो गई थी। एक लास्ट और आ जाती है आपके पास प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या जानते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानते हैं एंड लो प्रेशर के बारे में जानते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेरिक 1 पास्कल वगैरह जानते हो, पर प्रेशर का काम कितना है? प्रेशर जानते हो क्या होता है? जानते हो? बताएगा कि प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर, क्या है प्रेशर? नहीं बता बेटा, क्या है प्रेशर? बता दो यार, सही गलत बोल रहे हो बेटा। फोर्स अपॉन एरिया, सही बात है, शर्मा क्यों रहे हो? फोर्स अपॉन एरिया, मैंने किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फोर्स लगा दी, प्रेशर महसूस करेगा कि ना? बैलून को दबा दिया दोनों तरफ से, प्रेशर महसूस करेगा कि ना? फोर्स पर एरिया प्रेशर। अब इस प्रेशर का हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल है। मामूली ना समझे कि 1 ATM की जो वैल्यू होती है, उसके अगर मैं पीछे का डाटा बताऊं तो 10⁵ कितनी होती है? 10⁵ पास्कल के फॉर्म में जाता है। तो इसके अंदर चीजें 10⁵ का मतलब क्या है कि आपके सर पे जो प्रेशर है ना वो 10 हाथियों जितना है, लेकिन फील हो रहा है। अभी रेलवे स्टेशन गए हो कि वहां पे आपको ये रेलवे वाले ऐसे अनाउंसमेंट करते मिलेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर कि ट्रेन जब आए तो कृपया करके पीछे खड़े हो, और हम कहाँ जाते हैं? आगे। भाई तो सबसे पहले तो मैं और न्यूज़पेपर में कभी आपने ये बात सुनी भी होगी कि ना वो एक किसी इंसान की हत्या होगी कि किसी ने उसको धक्का मार दिया, रेलवे की ट्रेन जैसे आई उसको धक्का मार दिया। लेकिन ऐसा कौन दुश्मनी साथ देगा भाई? तुम कौन सी महान लोग हो कि जिनसे आपकी दुश्मनी है तो धक्का मार रहा है? नॉलेज खुद के पास नहीं है तो हम दूसरों का नाम ले देते हैं, है ना।
कभी बुढ़ी दादी माँ तो कभी कहा है कि भाई बुढ़ी दादी माँ गई हो, मान लो बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा, आंधी चल रही, खिड़कियां बज रही, आप गए आराम से खिड़की को ले चलो बंद करके आते, नींद में गए, एक तो डर लग रहा था, ऊपर से कोई भूत बात नहीं ना हो, रात हो गया 12-1 बज रहा, तूफान आंधी चल रहा, लाइट है नहीं, ऊपर छत पे ऊपर हो आपका रूम, बालकनी में गए चलो खिड़की बंद करते हैं, जा गिरे आके, फिर कहते हैं कि किसी ने मेरे को ना धक्का मारा था पीछे से, पता नहीं भूतनी है या मैं नहीं सो रहा वहाँ, बचाओ उससे मेरे को, है ना। छोटे बच्चे नहीं डरते कि अंधेरे में नहीं जाऊँ, भूत है वहाँ, भूत नहीं है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है बेटा। अब होता क्या है कि जैसे ही, क्योंकि पूरी प्रेशर के ऊपर तो एरोप्लेन चल रही है, बर्नौलीज थ्योरम सुना है नाम का, जो वो व्यू दिखा रहा हूँ बस एंजॉय के साथ साथ कि हाँ जैसे हम फिजिक्स में बातें करने वाले हैं ना। तो प्रेशर क्या है कि जैसे ही एयर की स्पीड बढ़ती, एयर की क्या होती है, स्पीड बढ़ती, तो वहां का प्रेशर क्या हो जाता है, लो। अब आपके ऊपर 1 atm प्रेशर लग रहा है 10⁵, ऊपर से भी, इधर से भी, इधर से भी, पीछे आगे से भी, पीछे से भी। अब आप चले गए कहाँ, रेलवे स्टेशन, अब ट्रेन आपके आने का टाइम होगा तो आप जाके ऐसे खड़े हो गए प्लेटफॉर्म, सबसे पहले आप तुम चलेंगे भाई। अब ट्रेन तो किस में आएगी, स्पीड में आएगी, स्पीड होती है ना, ऐसे तो नहीं कि आपके डर से दूर ही रुक गई, ऐसा होता है क्या, नहीं, स्पीड से तो आएगी ना। स्पीड से आएगी तो उसके पास की जो हवा होती है, एयर जो होती है, क्या उसकी भी स्पीड हाई होती है, और एयर की स्पीड हाई होने की वजह से वहां का प्रेशर क्या हो जाता है। अब आप कहाँ खड़े हो, पास में, अब ट्रेन जैसे पास से गुजरी, प्रेशर क्या हो गया, और पीछे प्रेशर कितना लग रहा था, 1 atm 10⁵ न्यूटन का प्रेशर, बहुत बड़ा प्रेशर होता है बेटा, छत फाड़ देगा। अगर ऊपर की हवा अगर की स्पीड बहुत हाई है और नीचे का आपने दरवाजे वगैरह नहीं खोले, देखा होगा ना कि ये छत वगैरह फट जाती है जब आंधी तूफान चलता है तब, क्यों फटती हैं, क्यों हम सारे दरवाजे वगैरह खिड़की बंद कर दे, आराम से सो रहे, थोड़ी देर में पता चला छत उड़ गई फिर घूम रहे हैं गाँव के अंदर कि हमारी टीन दे दो, ये दे दो, वो सब ढूंढते हुए घूम रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे का जो प्रेशर लग रहा है ना छत पे, वो 10⁵ लग रहा है, इतने पास करके 10 हाथियों से इतना लग रहा है, और इसके ऊपर से भी कितना लग रहा है, इतना ही लग रहा है, अभी तो मेंटेन है। अगर ऊपर से हवा तेज चली, आंधी आएगी तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ी तो ऊपर का प्रेशर क्या हो गया, कम, और कम होते ही नीचे से कितना लगेगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा, उखाड़ देगा इसको। बात समझ में, ऐसा ही एयर उसके ऊपर होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे ही वो ट्रेन आती है आपके पास से, स्पीड क्या होती है ज्यादा, और जब उसकी स्पीड ज्यादा है तो उसके पास रहने वाली हवा की भी स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा। और देखो तो एकदम से आगे का प्रेशर घटेगा, 10⁵ का प्रेशर आपको पीछे से धक्का मारेगा, आप सीधे लाके फिर कहोगे किसी ने मेरे को धक्का मारा, क्या धक्का किसी ने ना मारा, मेरे को फिजिक्स पढ़नी थी तेरे को, प्रेशर के बारे में जानना। अब रेलवे वाले तो फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि इस कारण आप पीछे खड़े हो, ऐसा बताएंगे क्या, वो तो ये कहेंगे भाई हो पीछे खड़े हो जाओ यार, नहीं मानोगे तो फिर ऊपर चले जाओगे। तो इसलिए अब समझ में आ गया, आगे मत जाना कभी भी, ठीक है। ट्रेन आ जाए रुक जाए तब बैठना आराम से, ठीक है। हाँ, आपने एक चीज और भी देखी होगी, साइकिल या स्कूटी चलाते समय, आप स्कूटी चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, है ना, तो स्कूटी आराम से चलाया करो ना भाई, ब्रेक उसमें दिए भगवान ने, अब पापा की परी तो मत मान लो है ना, ब्रेक से लगाना, ब्रेक को से लगाना, रेस से देना ना, पैरों से मत लगाना। तो क्या होता है उसमें, जैसे कि स्कूटी आप चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, कुछ भी दोनों में से कुछ भी चला रहे हो, अरे आपके पास से अगर ट्रक चला गया एकदम से हाई स्पीड से, तो आपका झुकाव किधर होता है, इधर या ट्रक की तरफ होता है कि ना, क्यों, क्योंकि जब आप चल रहे थे आराम से मस्ती चल रही है, तो आपके चारों तरफ से 10⁵ का फोर्स लग रहा था, प्रेशर लग रहा था ना, इतना फोर्स लग रहा था, और जैसे ही वो ट्रक आपके पास से गुजरा तो क्या उसके साथ हवा भी स्पीड में थी, उधर का प्रेशर क्या हुआ, कम। और कई भाई नींद में चलते हैं ना, फिर वो ट्रक के नीचे मिलते हैं,
इसलिए जो भी साधन, कार, बस, गाड़ी, जो भी आपके पास से गुजरे तो थोड़े टाइट हो जाओ कि अनबैलेंस हो तो आप उसको बैलेंस कर लें। बात समझ में? नींद में नहीं चलना कि कानों में लगा ईयरफोन, दुनिया में चल रहे हैं, फिर आ गया एक ट्रक पास में, फिर सीधे चले गए ऊपर। कृपया करके इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बात समझ में आ रही है कि ना? हाँ, तो जरूरी नहीं होता, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के अंदर जो अप्लाई होते हैं। समझ में आ भी रहा है कि ऐसे बस घूर रहे हो मेरे को, क्या प्रवचन दे रहे सर हैं? बोर तो नहीं हो गए? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, नई नई चीज़ें बता रहा हूँ कि जो ज़िंदगी में मैं आपकी बचाऊंगा और ज़िंदगी बढ़ाऊंगा भी, दोनों काम एक साथ करूँगा मैं। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि रोड पे चलें तो भी संभल के चलें, धीरे भी चलाएं, ज़्यादा फास्ट चलाएं नहीं, थोड़े से रोड पे चलने के नियम भी ले लें। क्योंकि अक्सर जब चाहे वो गर्ल्स मेरी स्टूडेंट हो, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो, तो गर्ल्स को देख कर मैं थोड़ा सा साइड में हो ही जाता हूँ। सही बात है। 2-3 चीज़ों से आप बच के रहें। अगर कोई लड़की स्कूटी लेके आए, मजाक नहीं करना, बस है ना, तो लड़की को ये सोचना चाहिए मैं अपनी कंट्रोल स्पीड रखिए, है ना, कंट्रोल के अंदर। क्यों बच्चा इंसान कोई भी हो, लड़का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है वो लड़की हो, लड़का भी होता है कि आपका अगर आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं है, एकदम से कुछ आ गया अचानक से, और आप एकदम से कुछ आने से आपको माइंड ही भूल गया कि रेस ब्रेक लगाने तो रेस दे रहे हो, रेस देने तो आप ब्रेक लगा रहे, क्या ही हो, अनबैलेंसिंग से, और वो सिर्फ माइंड के अनबैलेंसिंग की वजह से होता है। तो रोड पे चलते समय दिमाग को बैलेंस रखो। दूसरी चीज़, हवाबाजी मत करो। आपकी एज में हवाबाजी बहुत होती है, रोड पे होती है कि ना? मैंने भी की थी, अभी तो कोई स्टूडेंट था यार, ऐसी क्या ही बात है ना? तो हवाबाजी कम करो, क्योंकि इंसान, भगवान ने जो ये औजार पट्टी दी है ना, जितने भी, ये ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है। अगर एक बार टूट गया, फूट गया, ओरिजिनल जैसा काम नहीं करेगा, सारी हवाबाजी निकल जाएगी, बता दिए। इसलिए कि शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो बिल्कुल भी। कहीं रोड वगैरह डल गई, भगवान करे ऐसा ना करें, लेकिन फिर भी अपने आराम से चलो। वो चीज़ें आपकी सुविधा के लिए दी गई है पेरेंट्स के द्वारा, ये नहीं कि कट मार रहे हैं, है ना? तो कट ना मारे, किसी को दिखाए ना कट मारे कि मेरे को कट मारना आता है। कहीं हाथ पाँव मुड़ गया तो फिर देखो जिंदगी में कट नहीं मार पाओगे, है ना? ये ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा भाई, इनको बचा के रखो, क्योंकि शरीर आपका अपना खुद का है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें फिजिक्स के अंदर आपको बताई गई है, जो ब्रांचेज आपको बताई गई है, इनका थोड़ा सोच है। ठीक है, हाँ, और बताओ कोई डाउट है तो डाउट। ठीक है ना? तो ये ब्रांचेज थी। धीरे धीरे हम ऐसे सेमिनार्स लेते रहता हूँ मैं, अब बहुत सारे आने, IIT पे आने हैं, उनके बहुत सारी चीज़ों पे आते रहेंगे, है ना? चलो और बताएं कितना टाइम? 10 मिनट। बट इसकी वीडियो